सो स्टूडेंट आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैंने आपको बोल दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। वन इज वेरी स्लो रिएक्शन, वन इज वेरी फास्ट रिएक्शन एंड थर्ड वन इज मॉडरेट रिएक्शन। तो हमारे क्वेश्चन ये था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या सारे रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ऑल रिएक्शन। तो हम लोग किसके लिए निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन? केवल मॉडरेट रिएक्शन के लिए, ठीक है। वेरी फास्ट और वेरी स्लो के लिए हम लोग नहीं निकालेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि वेरी फास्ट आपका कंप्लीट हो जाता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में, ठीक है, पलक झपकते ही हो जाता है। तो इसका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, और इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर वेरी फास्ट रिएक्शन। और वेरी स्लो रिएक्शन का कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम किसका निकालेंगे? तो हम निकालेंगे मॉडरेट रिएक्शन का। तो रिएक्शन विच कंप्लीटेड विद इन फाइनाइट इंटरवल्स ऑफ टाइम, जो फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाए, उस टाइप के रिएक्शन के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। क्योंकि विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, which is practically measured, which can be practically measured or calculate the rate of reaction। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो केवल और केवल हम लोग पूरे चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन किसका निकालते हैं? हम लोग मॉडरेट रिएक्शन का। मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है? जो कि आपका एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाए। समझ में आया? तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के टर्म में रेट का डेफिनेशन क्या होता है कि आखिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है। अगर वो गैस है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो उसके पार्शियल प्रेशर में चेंज क्या आ रहा है पर यूनिट टाइम, उससे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर मॉडरेट रिएक्शन because it is practically measured. Rate of reaction for moderate reaction is practically measured और practically calculate, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बताते हैं कि हम लोग कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ टू राइट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, हाउ टू राइट द रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये सब सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए हम लोग पढ़ते हैं? केवल हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, केवल जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, मॉडरेट रिएक्शन के लिए ही हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, आया समझ में? हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? केवल मॉडरेट रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब देखो हम आपको लिखना सिखाते हैं कि आखिर हम लोग कैसे लिखते हैं रेट ऑफ अपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या होगा, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी मॉडरेट रिएक्शन में आप ध्यान दोगे कि टाइम के साथ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि धीरे धीरे प्रोडक्ट बनता है और धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन घटता है। धीरे धीरे रिएक्टेंट जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट घटेगा, धीरे धीरे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वो चीज सिखाते हैं, जैसे एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। सपोज मान लो कि हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे एक रिएक्शन लिख लो। सपोज जैसे एक रिएक्शन है, सपोज एग्जांपल के फॉर्म में हम दिखाते हैं, जैसे कि 2A गिव्स 3B, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही मान लो कि टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, मान लो कि 0, कोई भी टाइम जो कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होता है वो आपका 0 सेकेंड में ही स्टार्ट होगा। कोई भी रिएक्शन जो स्टार्ट होगा वो कितने सेकेंड में होगा, 0 सेकेंड में। तो t इक्वल टू 0 सेकेंड में मान लेते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ये आपका A0 है। इसका जो है रिएक्टेंट, A रिएक्टेंट है, ये तो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। मान लेते हैं कि 0 सेकेंड में A रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, A0। मान लो A0 मान लेते हैं मोल है। सपोज हम लोग क्या मान लेते हैं, इसका मोल है, A0 इसका मोल है, ठीक है। तो इनिशियली इसका कितना होगा, इनिशियली तो कुछ नहीं बनेगा प्रोडक्ट, जब 0 सेकेंड तो कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब मान लेते हैं किसी t टाइम में, किसी t इक्वल टू t टाइम में, t सेकेंड में, आफ्टर t सेकेंड में हम लोग क्या देखते हैं, आफ्टर t सेकेंड में ये हो जा रहा है आपका 80। क्या हो जा रहा है, 80। मतलब मान लो इसका मोल क्या हो गया, A0 से घट के कितना हो गया, 80 हो गया। 0 सेकेंड में इसका मोल था A0 और t टाइम पे हो गया इसका 80। तो मान लेते हैं कि 80 जो है इसमें कुछ ना कुछ क्या हुआ, कुछ आपका नंबर ऑफ मोल्स घट गया होगा। मान लो कि x मोल घट गया, डिक्रीज कर गया।
टी टाइम में, 0 से टी टाइम में इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम हो गए, एक्स मोल। तो जितना मोल्स कंज्यूम होगा उतना ही मोल्स क्या होगा, बनेगा। जितना मोल कंज्यूम होगा उतना ही मोल क्या होगा, बनेगा भी। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, अभी थोड़ा सा इतना ध्यान रखेंगे, अभी 2 हटा दो, सिंपल, अभी 2 रहने दो, ठीक है। अभी बाद में समझाएंगे कोएफिशिएंट वाला कैसे लिखते हैं। सपोज हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे टी टाइम में आपका क्या हो गया, 80 हो गया, और मान लेते हैं एक्स मोल क्या हो गया, एक्स मोल आपका क्या हो गया, एक्स मोल आपका कंज्यूम होगा। तो जितना मोल आपका कंज्यूम होता है उतना ही मोल तो बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन हो गया इसका बी का, बी प्रोडक्ट का बीटी, मतलब ये कितना हो गया, बीटी इज इक्वल टू जरूर इसका एक्स हो गया, क्योंकि एक्स कंज्यूम होता है, एक्स बना। उसी रेशियो बनता है, 1:1 का रेशियो है ना। तो अगर एक्स मोल घटा तो एक्स मोल बना बी का, ध्यान रखेंगे, तो बीटी बन गया। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 2 चीज लिखने आना चाहिए, एक होता है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, सॉरी अपीयरेंस थोड़ी होना हो रहा है, डिसअपीयरेंस। ए धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइम के साथ घट रहा है। यहां पे क्या लिखेंगे, डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ए का धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिसअपीयर हो रहा है। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए भी लिख सकते हैं ना। ए का तो क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है टाइम के साथ। तो कैसे लिखेंगे रेट, हम उसको सीधा सीधा लिखेंगे माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में जनरली लिखते हैं, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज। यहाँ पे डेल्टा थोड़ा ध्यान रखिएगा, लार्ज चेंज हम लोग जनरली दिखाते हैं। डेल्टा से हम लोग क्या दिखाते हैं, लार्ज चेंज, एक फाइनाइट चेंज दिखाते हैं। और स्मॉल डी से क्या दिखाते हैं, वेरी स्मॉल चेंज दिखाते हैं। स्मॉल डी से क्या दिखाएंगे, वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज दिखाते हैं, या स्मॉल चेंज लिखो सीधा सीधा, ठीक है। हम लोग स्मॉल डी से क्या दिखाता है, स्मॉल चेंज, और डेल्टा से क्या दिखाते हैं हम लोग, लार्ज चेंज, ठीक है। माइनस क्यों लिखे ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल आपका कितना है 80 और इनिशियल कितना है ए नॉट। अब ये बताओ क्या हो जाएगा, माइनस 80 माइनस ए नॉट, टाइम कितना हो जाएगा, टी माइनस 0, तो टी तो होगा। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल 80 माइनस ए नॉट अपॉन टी माइनस 0। टी माइनस 0 कितना होगा, टी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 80 बड़ा है या ए नॉट बड़ा है, ऑब्वियस है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बड़ा होगा, क्योंकि ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, 80 आपका टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है, या नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं, जो भी हम मान के चल रहे हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स है। मान लो ये आपका किस पे हो रहा है, आपका वॉल्यूम 1 लीटर पे ये काम हो रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये 1 लीटर पे हो रहा है। तो ये मोल अपॉन 1 क्या हो जाएगा, मोल अपॉन 1 लीटर क्या हो जाएगा, मोल अपॉन 1 लीटर इज इक्वल टू आपका कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन जनरली ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जनरली हम लोग कॉन्सेंट्रेशन डील करते हैं मोलरिटी में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग जनरली रिप्रेजेंट कर मोलरिटी, हम लोग हमेशा कॉन्सेंट्रेशन तो ढेर सारा टर्म है, बट जनरली यहाँ पे रेट दिखाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टर ऑफ प्रोडक्ट हम लोग जनरली किस टर्म में दिखाते हैं, जनरली मोलरिटी। और मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, दैट इज मोल अपॉन लीटर, ऐसा यूनिट में। तो मोल तो इसका ए नॉट है, 80 है, तो 80 माइनस ए नॉट अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 80 माइनस ए नॉट 1 क्या हो गया, मोलरिटी अपॉन टाइम। ध्यान रखेंगे। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, हम यहाँ पे लिखे नहीं, क्योंकि 1 कंसीडर कर लिए कि ये रिएक्शन हो रहा है 1 लीटर वाले कंटेनर में हो रहा है। ये वेसल जो है आपका कितने वॉल्यूम पे हो रहा है, 1 लीटर वाले में हो रहा है। तो यहाँ पे 80 माइनस ए नॉट अपॉन 1 लीटर, ठीक है। और यहाँ पे कौन बड़ा है, आपका बड़ा आपका ए नॉट है। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है, टाइम के साथ डिक्रीमेंट होता है ना, और ये टाइम के साथ बढ़ता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 80 ए नॉट इज ग्रेटर देन 80, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जा रहा है, रिएक्टेंट का घट जा रहा है। घट जाने पे ये पार्ट कितना होगा, ये पार्ट आप देख लो नेगेटिव होगा ना। तो नेगेटिव तो होता नहीं है रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी रेट हम लोग, किसी का भी रेट हम लोग नेगेटिव में बोलते हैं क्या, कि -20 किलोमीटर पर आवर पे आपका ट्रेन चल रही है, बस चल रही, बोलते हैं क्या कि मेरा रेट ऑफ टाइपिंग जो है कंप्यूटर में या
टाइपराइटर में आपका -35 वर्ड पर मिनट है, ऐसे तो नहीं बोलते हैं, हमेशा हम लोग पॉजिटिव में बोलते हैं। तो ये आपका नेगेटिव ना हो जाए, अगर ये नेगेटिव नहीं लिखते हैं ऑलरेडी तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि एटी क्या है, छोटा है, ए नॉट क्या है, बड़ा है, क्योंकि ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो फाइनल तो छोटा है, इनिशियल क्या है, बड़ा है, तो नेगेटिव आएगा ना, तो आपका रेट किस में आ जाएगा, नेगेटिव। इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम अलग से नेगेटिव ऑलरेडी लगा के चलते हैं, ध्यान रखिएगा। समझ में आया, दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। इन सेम वे इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ROD ऑफ ए लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ROD मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। आज के बाद रेट ऑफ, अब लिखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस। ये पहला पॉइंट लिख दिए, दूसरा पॉइंट देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखेंगे बताओ, ये तो अपीयर हो रहा है ना टाइम के साथ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, या इसको सीधा सीधा हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ, ये कंजप्शन हुआ तो ये क्या हुआ, रेट ऑफ प्रोडक्शन, ये टाइम के साथ बढ़ता है ना, टाइम के साथ बनता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी। तो कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। तो कैसे लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है, बीटी माइनस 0 अपॉन 1 लीटर, 1 लीटर लिख नहीं रहा है, मोल है ना ये, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो हो गया आपका मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन, जनरली कॉन्सेंट्रेशन हम लोग इसी टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी टर्म में, अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, T माइनस 0, T हो गया। अब यहां बताओ बीटी बड़ा है 0, ध्यान ऑलरेडी है कि बीटी आपका ग्रेटर देन 0 होगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन टाइम के बाद टी टाइम पे बन गया है, इनिशियल टाइम पे आपका बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बी का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 0 है, तो क्या हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, बीटी माइनस 0 अपॉन टी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ROA ऑफ बी, शॉर्ट फॉर्म। आया समझ में, ध्यान रखेंगे, नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, समझ में आया, क्योंकि हमेशा रेट क्या होता है, पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट साइड में ऑलवेज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स का हमेशा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इनिशियल से क्या होगा, बड़ा होगा, फाइनल मोल हमेशा बड़ा होगा इनिशियल मोल से, ध्यान रखेंगे। तो रेट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे रेट ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो यहाँ नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे नेगेटिव लगा कर चलते हैं, क्योंकि हम लोग को रेट पॉजिटिव बताते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव। लिख लेना एक लाइन, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, फॉर रिएक्टेंट साइड वी ऑलरेडी यूज द नेगेटिव साइन फॉर राइटिंग द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट। यहां पे लिख लेना ये बात, नोट बना के लिखेंगे, क्या नोट बना के लिखेंगे, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी शुड मेक द rate of disappearance of any reactant positive, so we already use the negative sign in reactant side। आया समझ में, क्लियर हुआ, बोलिए, तो नोट करो यहां तक, नोट कीजिए, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, मिटा दें, चलिए। आई होप कि आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस लिखने आ गया होगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्यों बोलते हैं रिएक्टेंट साइड वाले को, क्योंकि वो टाइम के साथ घटता है, कंजम्पशन होता है। और प्रोडक्ट साइड में रेट ऑफ अपीयरेंस क्यों बोलते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो टाइम के साथ बनता है, ध्यान रखिएगा। और नोट बना के लिख लेंगे कि रिएक्टेंट साइड में जब भी रेट लिखेंगे किसी भी रिएक्टेंट का, तो उसमें ऑलरेडी नेगेटिव लगा के चलेंगे, क्योंकि उस केस में फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का छोटा हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, इसलिए नेगेटिव ऑलरेडी लगा के चलेंगे। आया समझ में, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक नोट बना के और लिख लेंगे आप, नोट बना के क्या लिखेंगे कि जब भी हम लोग रेट लिखते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल सब्सटेंस का जब हम लोग रेट लिखते हैं, आइदर किसी भी रिएक्टेंट का या किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसमें रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक का कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। ये चीज लिख लेंगे नोट बना के, हम लिख नहीं रहे हैं, आप लिख लो, हम बोल दे रहे हैं। नोट बना के क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट और एनी प्रोडक्ट, ठीक है, रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट और एनी प्रोडक्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन
डज नॉट प्ले एनी रोल, कोई रोल प्ले नहीं करता है स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ध्यान रखिएगा, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। या ऐसा लिख लेना कि रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट, फॉर राइटिंग रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट डज नॉट, लिखेंगे फिर से, फॉर राइटिंग रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट डज नॉट इन्वॉल्व, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट डज नॉट इन्वॉल्व। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या रिलेशन होता है। यहां पे लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, यहां पे नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन द रिएक्शन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज, डिफरेंट स्पेसीज मतलब समझे आप लोग, डिफरेंट स्पेसीज मींस हुआ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज देता है, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ रिएक्शन, इन अ रिएक्शन। आखिर रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्या रिलेशन होता है किसी भी रिएक्शन में, डिफरेंट रेट ऑफ स्पीसीज के बीच में, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज में कौन कौन सा आ गया, रिएक्टेंट भी आ गया या प्रोडक्ट भी आ गया, तो उसके बीच का रेट ऑफ सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है किसी भी रिएक्शन में, वो हम बताते हैं आपको, तभी आपको समझ में आएगा रेट ऑफ रिएक्शन लिखते कैसे हैं। अभी तो खाली इंडिविजुअली बताया है कि किसी रिएक्शन में किसी रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट और रेट ऑफ एनी प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, मतलब कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ एनी प्रोडक्ट किसी भी रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो तो बता दी, बट रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, पूरा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे कि आपको समझाते हैं, एक रिएक्शन लिख लेते हैं, आर्बिट्री कोई भी रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे कि आपका रिएक्शन है 2A gives 3B, 2A gives 3B, ये रिएक्शन है मान लो। ठीक है, मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 जब टाइम स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ मोल्स जो था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना था, A0, कितना था नंबर ऑफ मोल्स A0, यहाँ पे तो 0 बनेगा। और ये जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन के वेसल में, इस वेसल का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, 1 लीटर मान के चलते हैं तो बड़ा आसानी होगा कॉन्सेंट्रेशन निकालना, मोलरिटी निकालना। अब मान लेते हैं कि आफ्टर टी टाइम 0 सेकेंड में इसका ए का नंबर ऑफ मोल्स A0 था, बी का 0 हो गया। टी टाइम में मान लेते हैं कि x मोल घट गया, x मोल कंज्यूम हो गया। एज्यूम कर लेते हैं कि टी टाइम जैसे ही 0 से t सेकेंड आया, जैसे ही 0 से t सेकेंड आया तो ए रिएक्टेंट का x मोल कंज्यूम हो गया। अब जब कुछ भी कंजप्शन होता है तो उसके रेशियो, स्टैक्योमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग कंज्यूम होता है, और स्टैक्योमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ये सब सारा केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया जाता है, नहीं हुआ है बट हो जाएगा, ध्यान रखिए, बड़ा सिंपल है लिखना। तो x मोल मान लेते हैं कि 0 से t सेकेंड आने में ए रिएक्टेंट का x मोल कंज्यूम हो गया। तो x मोल जब कंज्यूम हो गया तो लिखते कैसे हैं, A0 माइनस, कंज्यूम हुआ तो उसमें माइनस होगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है तो माइनस लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, x मोल कंज्यूम हुआ तो इसके रेशियो के अकॉर्डिंग 2x, कितना लिखेंगे, A0 माइनस 2x। और जिस रेशियो में कंज्यूम होता है उसी रेशियो में आपका प्रोडक्ट बनता भी है, जिस रेशियो में आपका कंज्यूम हुआ उसी सेम रेशियो में प्रोडक्ट बनता है। 2 क्योंकि 2:3 है ना, तो अगर 2 मोल एक कंज्यूम होगा 3 मोल पी बनेगा, इसका यही मतलब होगा ना। तो अगर x मोल पी टाइम में कंज्यूम हो रहा है तो 2x हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 3x, तो यहाँ पे 3x डायरेक्ट लिख देते हैं, 0 प्लस 3x बन गया। 0 प्लस 3, 0 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, जैसे कि आपको लिखने के हम बोले तो चलो लिखो आप रेट ऑफ, मैंने आपको लिख दिया कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए लिखो, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए लिखो, कैसे लिखोगे, ROD ऑफ ए लिखो। तो क्या लिखोगे बताओ, माइनस लगाओगे, माइनस लगा के डेल्टा या सीधा सीधा डी लिख देते हैं, डी, ठीक है, डी बहुत स्मॉल चेंज नहीं है, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt।
चेंज ही बता रहे हैं, डी तो चेंज ही होता है। डेल्टा से लार्ज चेंज दिखाते हैं, डेल्टा से ध्यान रखिएगा हम लोग लार्ज चेंज दिखाते हैं, ज्यादा कंफ्यूज मत करना, लार्ज चेंज दिखाते हैं। और स्मॉल डी से हम लोग स्मॉल चेंज दिखाते हैं, तो हम स्मॉल लिख लेते हैं, स्मॉल चेंज ही मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस क्यों लगाए, क्योंकि रिएक्टेंट का लिख रहे हैं, तो रिएक्टेंट तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स जो होता है इनिशियल से कम होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम नेगेटिव लगा चलते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए नॉट माइनस 2x, ए नॉट, देखिए ध्यान से आप लोग, ए नॉट माइनस 2x, ये फाइनल माइनस इनिशियल कितना है ए नॉट, अपॉन टाइम क्या हो जाएगा टी माइनस 0, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, टी लिख देते हैं, डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं टी, या सिंपल हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे टी लगा के चलते हैं, डी, 1 मिनट, एक मिनट, यहाँ पे माइनस डी, यहाँ पे चेंज क्या आया, डी लगा के चलते हैं, एक्स है ना वेरिएबल मान के चल रहा है, तो क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस 2x फाइनल माइनस इनिशियल ए नॉट, और अपॉन क्या हो जाएगा dt, चेंज कितना है टी माइनस 0, तो dt आ गया समझ में, dt आ गया। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ए नॉट कैंसिल, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, तो 2 बाहर ले लें तो क्या जाएगा 2dx अपॉन dt हो गया। देख लो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू dx अपॉन dt, क्या आ गया 2 इंटू dx अपॉन dt। तो क्या हम लिख सकते हैं यहां से, देखो यहां पे therefore dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो लिख सकते हैं -1/2 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dA अपॉन dt, लिख सकते हैं। देखो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, 2 इधर नीचे आ जाएगा, तो -1/2 dA अपॉन dt हो गया। इसी तरह से अगर हमको लिखना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, तो कैसे लिखोगे, इसमें तो पॉजिटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt ही होगा, तो चेंज कितना है पॉजिटिव, D फाइनल कितना है 3x माइनस 0 अपॉन dt, t माइनस 0, अभी 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर d कांस्टेंट है 3 dx अपॉन dt, तो यहां से क्या लिख सकते हैं 3 इधर आ जाएगा बाहर, 3 नीचे, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt। अब ये dx अपॉन dt और dx अपॉन dt क्या है बताओ, हमने रेट ऑफ B भी किसके टर्म में लिख लिया, dx अपॉन dt निकाल लिया, हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A भी किसके टर्म में लिख लिया, dx अपॉन d के टर्म में लिख लिया, हमने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A dx अपॉन dt के टर्म में निकाल लिया, हमने रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B dx अपॉन dt के टर्म में निकाल लिया। ये dx अपॉन dt क्या है, ये dx अपॉन dt क्या है, dx अपॉन dt इज नथिंग बट दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि x यहां पे क्या हुआ है x मोल घट रहा है, x मोल घट रहा है आपका t टाइम में, इस रिएक्शन में x मोल घट रहा है, यहाँ पे x मोल घट रहा है t टाइम में, यहाँ पे x मोल बन रहा है t टाइम में, दोनों साइड में तो वही है, अगर जितना मोल घटेगा उतना ही मोल बनेगा, रिएक्टेंट साइड में जितना मोल घटेगा उतना ही मोल तो बनेगा, उसी रेशियो में, सेम रेशियो में, तो उसे हम क्या बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। तो अगर आपका x मोल घट रहा है t टाइम में और x मोल बन रहा है t टाइम में, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। हमने यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया कि मोल के टर्म में लिखा, तो मोल के टर्म में तो नहीं लिखते हैं ना, हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन, ये सब इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन किसके टर्म में लिखते हैं, जनरली मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है n अपॉन v, तो ये नंबर ऑफ मोल्स था, ये सब नंबर ऑफ मोल्स था, तो नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करोगे वॉल्यूम 1 लीटर से तो वही हो जाएगा ना, तो 1 लीटर लिखे नहीं, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है टी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, इस केस में क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt हो जाएगा, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, x मोल घट रहा है टी टाइम में और x मोल बन रहा है टी टाइम में, x का जो कंजम्पशन हुआ, जो x का कंजम्पशन हुआ टी टाइम में, तो dx अपॉन dt ही लिखेंगे ना, चेंज इन d क्या होता है, डिफरेंशिएशन बताता है, रेट बताता है, dx अपॉन dt क्या है, एक रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किसके बराबर आया, देखो dx अपॉन dt आया -1/2 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt, और इधर कितना आया 1/3 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt है, यही तो है रेट ऑफ रिएक्शन।
तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइनली ये हो गया। आपके बुक में डायरेक्ट लिखा हो रहता है, हम आपको बताएं ये कैसे आता है, तो कैसे आता है वो समझ में आएगा ना, तो आपको पिक्चर क्लियर क्रिस्टल दिखेगा। कोई चीज आपकी बुक में डायरेक्ट लिख देता है, ये चीज ये पार्ट आपको डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको एनसीईआरटी बुक में, बट कैसे आता है वो मैं समझा रहा हूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt है, dx अपॉन dt के इक्वल टू क्या है, -1/2 dE अपॉन dt है, इज इक्वल टू ऑल्सो dx अपॉन dt कितना है, 1/3 dB अपॉन dt है। तो यहां से देख रहे हो, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है किसी भी रिएक्शन का, तो हम क्या करेंगे, स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे ले आएंगे और रिएक्टेंट वाले में नेगेटिव लगाएंगे, प्रोडक्ट वाले में पॉजिटिव ही रहेगा, और 1/3 मतलब जो स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt, कोएफिशिएंट जो है वो नीचे आ जाता है। आया समझ में, क्लियर हुआ? तो नोट करो, तो यहां से कंक्लूजन हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है सीधा सीधा, तो क्या करो, स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले को नीचे ले आओ, रिएक्टेंट साइड में नेगेटिव लगाओ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू T इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। आया समझ में? एक और बात ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए। ये एप्लीकेबल किसके लिए, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ध्यान से लिखिएगा, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन में स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होता है। यहां पे नोट बना के आप लोग लिख लेना, नोट बना के क्या लिखेंगे कि इन रेट ऑफ रिएक्शन स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल इन्वॉल्व, याद रखिएगा, इन रेट ऑफ रिएक्शन स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल इन्वॉल्व होता है, बट रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपका स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं होता है। आया समझ में? तो ये नोट बना के लिख लेना, इन रेट ऑफ रिएक्शन स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल इन्वॉल्व। आया समझ में? ये नोट बना के लिख लो, अब आपको प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ पे नोट कर लिए, आगे बढ़े, चलिए। तो यहां से कंक्लूजन कर देते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इतना तो बार बार लिखेंगे नहीं ना, कि T इक्वल टू 0 पे x मोल डिक्रीज कर गया, फिर आपका T इक्वल टू 0 पे A नॉट है, T इक्वल टू T पे A नॉट माइनस x हो गया, फिर आपका प्रोडक्ट साइड में आपका x बन गया उस रेशियो में। तो ये इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो तो समझाने के लिए बताएं। आपको सीधा सीधा आपको लिखना है, जैसे कि मान लो एक रिएक्शन लिखा हुआ है, सपोज अल्फा A प्लस बीटा अल्फा A बीटा B गिव्स गामा C प्लस डेल्टा D। अगर मान लो ये कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो इस रिएक्शन का अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है डायरेक्ट, तो कैसे लिखेंगे, -1 अल्फा D concentration of A upon dt is equal to -1 upon theta D concentration of B upon dt is equal to +1 upon gamma D concentration of C upon D is equal to +1 upon delta D concentration of D upon dt। सीधा सीधा एक लाइन में इतना, वो तो समझाने के लिए बता दिया, बट कंक्लूजन क्या रहेगा, कभी भी किसी भी रिएक्शन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो -1 अपॉन अल्फा इज इनटू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt इज इक्वल टू -1 अपॉन बीटा डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन dt इज इक्वल टू +1 अपॉन गामा डी सी अपॉन dt इज इक्वल टू +1 अपॉन डेल्टा डी अपॉन dt। ध्यान रखिएगा, इस तरह से डायरेक्ट आपको लिखने आना चाहिए। एक दो एग्जांपल अब समझाते हैं, लिखने आना चाहिए। जैसे एक दो आर्बिट्री रिएक्शन दे देते हैं, 2a प्लस 3b गिव्स, सपोज मान लो कि 5c है, इसका आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल है, -1/2 लगा दिए, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a अपॉन dt हो गया, इज इक्वल टू फिर से माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में हमेशा माइनस होगा, क्योंकि जो चेंज है वो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव हो जाएगा, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए ऑलरेडी नेगेटिव लगाते हैं, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b अपॉन dt
इज इक्वल टू क्या हो जाए पॉजिटिव 1/5 dc अपॉन dt। ध्यान रखिएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज x 2x है, गिव्स 2x अपॉन 3y प्लस 5, आपका मान लो कि 5z है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, सिंपल है, -1/2 d कोफिशिएंट ऑफ dx अपॉन dt, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पॉजिटिव 1/3 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/5 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ z अपॉन dt। इस तरह से लिखेंगे। तो ये मेरा फाइनल कंक्लूजन हो गया कि अगर आपको लिखना है किसी भी रिएक्शन का, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो सीधा सीधा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे लिख दो और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नीचे ले आओ, रिएक्टेंट साइड में नेगेटिव ऑलरेडी लगाओ, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में पॉजिटिव लगाओ और लिख दो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt और डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt। आया समझ में, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो एक दो चीज हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, लिखिए आप लोग, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग। लिखेंगे आप लोग, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग। इन द फॉलोइंग में आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाना है, ठीक है, मान लिख के दिया था। एक दो क्वेश्चन देते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 फर्स्ट। सेकेंड आप लिखेंगे N2O5 गिव्स N2O प्लस O2। इसको बैलेंस कर लेते हैं, N2O5, ठीक है, N2O5 तो यहाँ पे लगा देते हैं 2, 4 हो गया ना, तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं, 2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, तो 2 हो गया, तो यहाँ पे 4 लगा देते हैं, ठीक है, बैलेंस हो गया। थर्ड लिखते हैं H2 प्लस O2 गिव्स H2O, बैलेंस कर लें। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा हाफ लगाते हैं, बैलेंस हो गया, हाफ नहीं, यहाँ पे हाफ नहीं लगाते, सॉरी, यहाँ पे हाफ लगा देते हैं, ठीक है, देखो बैलेंस हो गया। H2 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपका 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है दोनों साइड, तो बैलेंस हो गया। फोर्थ इस साइड लिख देते हैं, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा देते हैं, इधर 2 लगा देते हैं, 2 सल्फर, 2 2 जा 4 2 6, 2 3 जा 6, 5 हम लिख लेते हैं। सपोज मान लो 3/2x प्लस 3y, ठीक है, गिव्स 2/5z। 6 ले लेते हैं एक और, PCl5, तो लिख लो PCl3 प्लस Cl2। चलो इसको हम लोग, इसका आपको क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, सभी का क्या लिखना है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप वीडियो को पॉज करो, नोट करने के बाद सॉल्व करो, फिर वीडियो को ऑन करके चेक करो कैसे बनेगा। तो बड़ा सिंपल है, प्रैक्टिस के लिए दे दी है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन अभी है ना, जेई में आया हुआ था क्वेश्चन, अब कौन सा ईयर में वो थोड़ा याद नहीं है हमको, जेई में आया हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt। अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू -1/3, 3 तो नीचे आ जाएगा ना, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt हो जाएगा। सिंपल है, यही तो है रेट ऑफ रिएक्शन, सारा इक्वल होगा, क्योंकि जिस रेट से N2 का कंजप्शन हो रहा है, जिस रेट से H2 का कंजप्शन हो रहा है, उसी सेम रेट से आपका अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है, तो सभी तो रेट इक्वल ही होगा ना। जिस रेट से आपका N2H2 का कंजप्शन हो रहा है, उसी सेम रेट से आपका अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है। हो सकता है रेशियो चेंज हो, बट कंजम्पशन का रेट जो होगा, घटने का और बढ़ने का, घटने का और बनने का, रिएक्टेंट का घटने का, रिएक्टेंट का कंजप्शन होने का रेट और प्रोडक्ट का बनने का जो रेट होगा वो सेम होगा। रेशियो अलग हो सकता है बट रेट तो सेम ही होगा ना। रेट ऑफ रिएक्शन इसका कैसे लिखोगे, -1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू, इधर कितना होगा बोलो, इधर हो जाएगा पॉजिटिव 1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O अपॉन dt
इज इक्वल टू प्लस 1/4 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। यहां पे कैसे लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा माइनस, यहां पे तो 1 ही है, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल टू, यहां पे माइनस, अब देखो ये आपका 1/1/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं DO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dt। जो कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, हाफ कर दिया, तो 1/2 लिखो तो 2 ऊपर इज इक्वल टू पॉजिटिव डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन dt। तो कंफ्यूज करने के लिए आपका हो सके स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आपको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे लिखेंगे बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस हाफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3, ठीक है, अपॉन dt। इससे में इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? यहां पे माइनस 1/3/2 होगा तो 2 ऊपर पलट जाएगा, तो 2/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस पॉजिटिव 1/2/5, तो 5 ऊपर 2 नीचे, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ z अपॉन dt हो जाएगा। इनसे वो इसका भी लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बोलो? इसका हो जाएगा d नेगेटिव में डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन dt इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डी PCl3 अपॉन dt इज इक्वल टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन dt। तो प्रोडक्ट साइड में पॉजिटिव और रिएक्टेंट साइड में नेगेटिव निकालो। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रिएक्शन का, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्शन का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। आया समझ में? तो कॉपी कीजिए, इसके बाद इस पे 2 और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है।